नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं। इस समय नई दिल्ली से मात्र 5 कदम की दूरी पे डीआरएम ऑफिस है। यहीं सभी अपनी परेशानियों को लेकर, शिकायत को लेकर आते हैं, लेकिन एक शिकायत, बड़ी गंभीर शिकायत है जो एक युवाओं की शिकायत है। अप्रेंटिस मामले पर आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन अप्रेंटिसों की बात को नहीं सुना जाता। हमारे साथ में युवा नेता आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी, जिस तरीके से अप्रेंटिस का मामला है वो अभी तक रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है और उस पर कोई अफसर भी गौर नहीं कर रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो युवाओं की एक रोजी रोटी है या जो उनके माँ बाप का एक सपना था कि मेरा बेटा रेलवे में लगे तो हमें 2 रोटी टाइम से मिलेगी, क्या है 2 रोटियों का क्या मामला चल रहा है? देखिए, अप्रेंटिसेस के विषय में अगर देखा जाए तो अप्रेंटिसेस एक ऐसी समस्या में उलझ के गया है कि जिसमें इस चीज़ का वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि उसका भविष्य किधर जाएगा। जैसा कि 2014-2016 तक रेल अप्रेंटिसेस को जीएम पावर के थ्रू समायोजित किया जाता रहा है, परंतु मौजूदा समय में 21 जून ऐसा आदेश निकाला गया जिसमें 20% का रिजर्वेशन रेल अप्रेंटिसेस को दे दिया गया जी। तो रेल अप्रेंटिसेस को जो 20% का रिजर्वेशन दिया गया उससे रेल अप्रेंटिसेस का कहीं पे भी भला नहीं हुआ, परंतु 2016 के बाद में आप ये मान के चलिए कि फिर संघर्ष अप्रेंटिसेस ने शुरू किया। एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी ने अप्रेंटिसेस की समस्या को गंभीरता से सुना और गंभीरता से सुनने के बाद जो हम लोग 20% के रिजर्वेशन को मान्य नहीं कर रहे थे उस पर फिर रेल मंत्री जी से कई बार चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हम लोगों को 20% रिजर्वेशन के साथ में 1/3 एनसीवीटी सर्टिफिकेट का और पीईटी माफ का एक नया जरिया बनाया, जिससे लगभग 10 से 12 हज़ार रेल अप्रेंटिस साथी जो है रेल में समायोजित हुए भी हैं। परंतु आज समस्या ये नहीं रह गई है कि लोग समायोजित हुए हैं। जो 20% में रिजर्वेशन रेल अप्रेंटिसेस को दे दिया गया वो कहीं ना कहीं पे एक चिंताजनक विषय इसलिए हो गया क्योंकि पहले 1-1 लाख वैकेंसी हुआ करती थी और 3% फैक्ट्री लॉ एक्ट के तहत 3% अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग कराई जाती थी और जो भी अप्रेंटिस हमारा ट्रेंड होता था पहले तो जीएम पावर से समायोजित कर लिया जाता था, क्योंकि हम सभी लोग रेल के कुशल कारीगरों में हम लोगों की एक गिनती रही है और हम लोग हमेशा जब भी रेल पे समस्या आई है तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे पूर्व के जितने भी रेल अप्रेंटिस हैं उन लोगों ने रेल में अपना रोजगार पाया और रेल को बाखूबी संचालन में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौजूदा समय में जो 20% का रिजर्वेशन आया उस 20% के रिजर्वेशन से रेल अप्रेंटिसेस का नुकसान इस प्रकार हुआ कि रेलवे में अप्रेंटिस करने की संख्या तो बढ़ा दी गई। जहाँ पे 60 अप्रेंटिस 70 अप्रेंटिसेस जो है ट्रेनिंग करते थे, आज वहाँ पे हज़ारों की संख्या में अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग कर रहे हैं। मात्र 1 साल के स्टाइपेंड के बाद में उनका भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। 20% रिजर्वेशन जब 1 लाख वैकेंसी हुआ करती थी तो 20-20 हज़ार सीटें रेल अप्रेंटिसेस को मिला करती थी, परंतु अभी 32,000 सीटें निकली और 32,000 में 6200 के आसपास सीटें मिली। इसके बाद अभी 22,000 निकली, अब 4,000 के आसपास सीटें मिल रही हैं। लाखों की संख्या में रेल अप्रेंटिस तैयार किया जा रहा है और हज़ारों की संख्या में उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। ये एक अन्याय है। इसलिए अन्याय है क्योंकि रेल अप्रेंटिस साथियों को जो है अगर आप कुशल कारीगरों की श्रेणी दे रहे हैं, उनको रेल का काम सिखा रहे हैं, रेल का काम ओपन मार्केट में होता नहीं और रेलवे में वैकेंसी है नहीं, तो आखिर ऐसे कुशल कारीगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रोजगार पाएंगे तो कहाँ पाएंगे? ये एक गंभीर विषय, ये एक सोचने का विषय है। आशीष जी, जिस तरीके से रेलवे के अंदर आज से कुछ साल पहले बात करें, हम 2014 से पहले की बात करें तो रेलवे के अंदर 22.5 लाख कर्मचारी थे और आज घटकर 9.5 लाख कर्मचारी रह गए हैं। तो रेलवे तो पूरा ही खाली पड़ा है, तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है? रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है और बाहर के वेंडरों को, बाहर के ठेकेदारों को मौका दे रहा है और ये रेल के लिए भी नुकसानदायक है, देश की जनता के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी रहा करते हैं और सरकारी कर्मचारी बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदार के संबंधित जो लोग हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो रेल कर्मचारी है वो अगर कोई भी गलत काम करता है या कहीं पे भी उसमें जो है दिक्कत आती है तो उनको जो है पनिशमेंट
रिप्रेजेंट किया जाता है, और ठेकेदार का कर्मचारी नौकरी छोड़कर अगली जगह नौकरी पाएगा, अगला अपना रोज़गार पाएगा। और बड़ी बात ये भी नहीं है, ठेकेदार का कर्मचारी 2000, 1500, 2200, 5000, 10,000 रुपये की नौकरी पाने वाला शख्स है, वो यहाँ नहीं करेगा तो कहीं और करेगा। जो रेल कर्मचारी है वो जिम्मेदार कर्मचारी है, वो देश की रक्षा के लिए, भारतीय जनता की रक्षा के लिए जो है एक जिम्मेदार नागरिक है, और रेल में रेल कर्मचारियों की ही संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने बोला है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, निगमीकरण की तरफ जा रहा है, लेकिन रेल मंत्री और प्रशासन तो ये कहता है कि हम रेल को निजी हाथों में नहीं देंगे, इसे प्राइवेट की तरफ नहीं दौड़ाएंगे। इसका आप जीता जागता उदाहरण जो है तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेशन है, स्टेशन पे मिलने वाली सुविधाएं हैं, आप खुद जा कर के देखिए। सुविधा के नाम पे तो अब क्या नाम है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तक जो है रेलवे स्टेशन पे दौड़ा दी गई है, परंतु उसमें चार्जेस क्या हैं। जो AC क्लास और स्लीपर क्लास के लिए जो पहले बैठने उठने की ट्रेन लेट होने पे व्यवस्थाएं थी, वो भी चार्जेबल कर दी गई हैं। तो चार्ज के अनुसार अगर हमें सुविधा दी जा रही है तो ये कोई सरकारी सुविधा, ये भारतीय रेल की सुविधा या भारत सरकार की सुविधा नहीं है, ये ठेकेदारों की सुविधा है और ये एक लूट की सुविधा है। क्या आम पब्लिक को या ट्रेड यूनियन को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई रेलवे कम से कम 45% में अंदाजन कर रहा हूँ कि 45% जो प्राइवेट हो चुकी है। आम जनता को अगर देखा जाए नहीं एहसास हो रहा है तो आप सबसे पहले जो वृद्धावस्था के हमारे लोग हुआ करते थे, जिनको टिकट में आरक्षण दिया जाता था, आरक्षण में एक अच्छी छूट दी जाती थी, रिजर्वेशन दिया जाता था, उस रिजर्वेशन में भी आज चोट मार दी गई है। कहीं ना कहीं पे बुजुर्गों के भी सम्मान का हरण किया गया है। और इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन है वो बखूबी अपने संघर्ष को जारी रखे हुए और रेल को बचाने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रहा है। जनता तक से लेकर के और प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने से लेकर के बहुत से हितों की रक्षा करते हुए संघर्ष कर रहा है। और मुझे तो लगता है यदि रेल प्रशासन से लड़ने के लिए अगर यूनियन ना होती तो अब तक भारतीय रेल को प्राइवेटाइज कर चुके होते और अपनी मंशा को पूरी तरीके से पूर्ण कर चुके होते। मैं बात करूं कि पहले ट्रेड यूनियन एक बार इनकलाब का नारा लगाती थी तो रेल मंत्रालय की चूल्हें हिल जाती थी। अगर कहीं दीवार पे ये लिखा मिल जाता था कि हम चक्का जाम करेंगे तो मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी व वहाँ के CEO ट्रेड यूनियन से बात करते थे। लेकिन अब तो ट्रेड यूनियन से ही बात नहीं करते हैं, अपने आप जो कानून आता है उसको लागू कर देते हैं। भारत देश स्वतंत्र देश है, परंतु जो मौजूदा समय की स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो जो भी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से दबाया जाता है, उनको रोक के रखा जाता है। इस तरीके की व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं कि जो संघर्ष का मैदान है वो पूर्णतः सफल ना हो। लेकिन मुझे ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन पर पूरा विश्वास है और मैं इस बात को कहना भी चाहूँगा जो जितने भी भारतीय रेल के कर्मचारी हैं वो ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन का साथ दें और आगे अपनी मांग को लेकर के बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभाएं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मांग से जो है ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से देश को आज़ाद करने में चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु इनका योगदान था, अगर यही बात सोचते कि हमारे अधिकार छिन जाएंगे और हम फांसी के तख्ते पे ना चढ़ें तो क्या देश को कुछ मिलता? ट्रेड यूनियनों को इतना डर क्यों? नहीं, ट्रेड यूनियन को डर नहीं है। मौजूदा समय की सरकार को नीति और नीति को देखिए, वो किस तरीके से काम कर रही है। इस नीति और नीयत में जो है जनता को बरगलाया गया है, जनता को भ्रमित किया गया है, जनता को इस चीज़ को दिखाया गया है कि वो जनता के हित का काम कर रहा है। धीरे धीरे जनता के ही सारी चीज़ों को जो है असुविधाओं में बदला जा रहा है, जनता से की जेब काटी जा रही है और पैसा भारतीय रेल के कर्मचारियों को मिलना चाहिए जो कि ठेकेदार लेकर के जा रहे हैं। ये एक भ्रम का माहौल पैदा किया गया। ऐसा नहीं है कि यूनियन कहीं पर से कमज़ोर है या यूनियन के युवा लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु मौजूदा समय में सरकार ही भ्रमित करने की स्थिति पैदा कर दे रही है। बात वहीं आती है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, रेल मंत्री प्रशासन कहता है हम प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे, लेकिन प्राइवेट हाथों में जा रही है क्योंकि बीजेपी के नेता, मैं सीधी सीधी बात करूँ, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रेल मंत्री झूठ को भी सच साबित कर रहे हैं। जी, झूठ को सच साबित करना ये आज से नहीं 2016 से चल रहा, चाहे स्किल इंडिया अभियान हो, चाहे कुशल कारीगरों के सम्मान की बात हो। और अगर देखा जाए जो राशन बांटा जा रहा है, अगर देश में भुखमरी नहीं है तो राशन क्यों बांटा जा रहा है। रोज़गार की व्यवस्था की जानी चाहिए परंतु रोज़गार की व्यवस्था ना हुई। जब भी चुनावी आया तो चुनावी मुद्दा बनाया गया कि 1 करोड़ रोज़गार देंगे, परंतु वो रोज़गार कहाँ चला गया उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला है। तो मौजूदा समय में जो सरकार है वो सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही। मैं देश के नौजवानों से, मैं देश के युवाओं से, मैं देश के नागरिकों से इस बात की अपील भी करना चाहता हूं कि देश की में जो मौजूदा सरकार है इसकी मंशा को समझें और समझते हुए आगे अपने भविष्य का निर्णय लेते हुए नेक कार्य करें।
बहुत अच्छी बात कि युवाओं को आगाह किया है और आश्वासित किया है कि जो मौजूदा सरकार है इस पे क्वेश्चन मार्क पहले से ही लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? जब सरकार बनी थी 2014 के लगभग की बात है कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को छला गया, किसानों से कहा गया कि हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, तरह तरह के आश्वासन दिए गए थे। वो साथ में 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की थी। ये सारे जुमले साबित हुए और ये जुमले ही नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि भाई ठीक है, वो तो चुनाव में ऐसे वादे किए जाते हैं, इनको लागू करें या ना करें सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो एक जुमले थे। तो युवाओं को सोचना होगा क्योंकि युवा ही इस देश की धरोहर है। तो आशीष ने जो कहा है उसको आपको मानना पड़ेगा क्योंकि अप्रेंटिस पहले 50 अब 60 की जा रही थी और जो रेलवे कर्मचारी दिन पर दिन कम किए जा रहे हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, DRMA ऑफिस, नई दिल्ली से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।